खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके हस्ब वादा आपका मेज़बान आपके सामने हाजिर खिदमत है। अप्रैल की 8 तारीख सन 2025 हफ्ते का दूसरा दिन है और जब आपके सामने हम आज आए हैं तो आज खबर, तज्जिया, तबसरा और आपकी बात भी होगी। प्रोग्राम फॉर्मेट के मुताबिक से आज तारीख के पन्नों को भी खंगालेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि माजी में आज क्या कुछ हो चुका है। आज के अहम मौज़ूआत जो आपके साथ हम शेयर करेंगे तो बात ज़रा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की भी करते हैं। बात वक्फ कानून जिस पर सदर हिंद की तरफ से दस्तखत किए गए हैं उस पर क्या कुछ सियासत चल रही है, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि वक्फ कानून को लेकर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एहतजाजी, धरने और मुजाहिरों का सिलसिला तो शुरू हुआ, लेकिन एक शहर के अंदर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कहां पर हुई उस पर भी गुफ्तगू होगी। ऐवान असेंबली भी आपको लिए चलेंगे जहां पर कल की भी बात होगी, लेकिन आज क्या कुछ होने वाला है उस पर भी आपको बाखबर करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि रियासत की इख्तिसादी सूरत हाल और माशती मामलात के साथ साथ दीगर मामलात का हाल अहवाल आपके सामने हम शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि पूरा 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। और फटाफट से अब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, ताकि आप बराह रास्त हमारे साथ हमारे नशरियात में ज्वाइन भी कर सके, खबर भी पढ़ सके, तजिया भी कर सके। और 9:45 जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी आप तो कॉल ज़रूर करेंगे, अपने मामलात मसाइल हम तक और हमारे साथ शेयर करके हुकूमत तक पहुँचाएँगे। लेकिन जब आप हमारी राब्ता साइट पर आएंगे तो ज़रूर अपनी आरा वहाँ पर दर्ज कीजिएगा, हालात वाक़ात के हवाले से हमें बाखबर कीजिएगा, ताकि वो फीडबैक हमें मजीद प्रोग्रामों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। तो फिलहाल तय फॉर्मेट है और तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं आज हिस्ट्री ऑफ द डे की। किताब को खंगालते हैं और आपको बताते हैं कि अहम तरीन वाक़यात में से चंद वाक़यात कौन से हैं जो ज़हूर मेरे साथी जो स्टूडियो में मौजूद है आपके सामने रखेंगे। जी ज़हूर। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। चंद अहम वाक़यात है कौमी और आलमी सतह के, वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज माह अप्रैल की 8 तारीख है, मंगलवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1950 में 8 अप्रैल को नई दिल्ली में लियाकत नेहरू मुआहिदे पर दस्तखत हुई। लियाकत अली पर दस्तखत हुई। लियाकत अली खान और नेहरू के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था। दिल्ली में आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। 1929 में आज के दिन भगत सिंह, बटू केशवर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल जेल में असेंबली हॉल में बम फेंके, ये भी आज के दिन हुआ था। 1973 में भारत की मरकजी हुकूमत ने सिक्किम का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1994 में अमेरिकी हुकूमत ने पेंटागन और तमाम फौजी अड्डों पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद की थी। 2013 में आज ही के दिन सूडान के दारफूर में नस्ली तशद्दुद में 163 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी। और 1801 में आज के दिन रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में फसाद फूटने से 128 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग जो है बेघर हुए थे। आज के दिन 1912 में अफ्रीका में नील नदी में जहाज़ों की टक्कर से 200 अफराद डूब गए थे और डूबने से उनकी मौत वाक़ा हुई थी। 1913 में आज के दिन चीन के बीजिंग में पहला पार्लियामेंट का इजलास मुनक़द हुआ, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1914 में आज के दिन अमेरिका और कोलंबिया ने पनामा नहर, जो सबसे बड़ी नहर दुनिया में मानी जाती है, पनामा नहर के सिलसिले में एक समझौते पर दस्तखत किए थे। 1946 में लीग ऑफ नेशन का आखिरी इजलास जेनेवा में हुआ था और यही लीग फिर आगे जाकर जो अक़वाम मुत्तहिदा बन गई। 1961 में आज के दिन ब्रिटिश जहाज़ के फारस में गिरने से 236 अफराद की मौत वाक़ा हुई थी। और आज के दिन 1904 में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान अमन और दोस्ती का मुआहिदा हुआ था, ये भी आज के दिन हुआ था। ये चंद अहम वाक़यात थे जो हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, कौमी और आलमी सतह पर आज के दिन क्या कुछ हुआ है, वो एक एक करके हमने आपके सामने रखा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करते हैं और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात हम ईरान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से करते हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है
और ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है। जगह का तयन भी किया गया है। ओमान के अंदर ये अहम मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ईरान की जानिब से वाज़ह कर दिया गया है कि बराह रास्त मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बिलवास्ता अम्मान के अंदर अहम पेशरफ्त होगी जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। लेटर डिप्लोमेसी जिसका आगाज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर के नाम में खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात इंतहाई अहम है और अगर आप मुज़ाकरात से इन्हिराफ करते हैं तो सूरत हाल अबतर हो सकती है। जिसके बाद ईरान के मजहबी पेशवा ने भी इस पर बराह रास्त अपनी बात रखी थी और मजहबी पेशवा के मुशीर खास की तरफ से भी प्रेस के लिए जो बयान जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन अमेरिका के साथ कोई भी बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे और अमान के जरिए से जो सालिस है अमान, उनके जरिए से ही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। और थोड़ी देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि ईरान ने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम ये डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगे, इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए, और वो टॉक्स भी इंतहाई हाई लेवल टॉक्स होनी चाहिए। और अमान के अंदर इस हफ्ते ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये ईरान की तरफ से जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास, उनकी तरफ से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की तस्दीक कर दी गई कि तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद अब फैसला लिया गया कि डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट टॉक्स के अंदर, यानी बराह रास्त नहीं बिलवास्ता सही मुज़ाकरात के साथ जुड़ा जाए और दीनीना और मसाइल पर गुफ्तगू भी हो। इसलिए ओमान जो लगातार इस मामले में सालसी का किरदार भी निभाने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं के ज़रिए से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा और रवा हफ्ते के दौरान ही ये मुज़ाकरात हो सकती हैं। ताहम उन्होंने साफ कर दिया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मानना है कि हमारी तरफ से मस्बत पहल के साथ हम आगे बढ़े हैं। अब तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका की है कि वो किस तरीके से आलमी हालात को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस मुज़ाकराती पेशकश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है कि ईरान बराह रास्त जो पाबंदियां लगी है, वो पाबंदियां जब तक अमेरिका की तरफ से मुकम्मल तौर पर नहीं हटती है तब तक बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक तरफ से ये साफ कर दिया गया है। दूसरी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आज़म है और जिस तरीके से अमेरिका की शह पर और अमेरिका की पुष्टपनाही पर इजराइल की कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के आसपास चल रही है, उस पर ईरान पहले ही बरहम हुआ है। यहाँ पर भी उनका एक मौक़िफ़ बराह रास्त है कि जनाब ये तमाम नस्ल कुशी जो चल रही है इस पर रोक लगनी चाहिए, तब जाकर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बराह रास्त भी हो सकते हैं। बहरहाल बराह रास्त मुज़ाकरात हो ना हो, लेकिन ईरान ने एक छोटी सी लचक आलमी सतह पर ज़रूर दिखाई है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जौहरी तनसीबात और दीगर मामलात पर गुफ्तगू के लिए तैयार है, लेकिन ओमान के ज़रिए से ये मुज़ाकरात होनी है और रवा हफ्ते के दौरान ये मुज़ाकरात होगी। और अब तमाम नज़रें वाइट हाउस पर लगी हुई है कि क्या अमेरिका इस मस्बत पहल को आगे बढ़ाएगा या जो जंगी जुनून और जंगी माहौल इस वक्त बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छिड़ चुका है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो यमन की कल सूरत हाल हमने देखा B-2 बॉम्बर्स का वहाँ से गुजरना हो, या फिर मशरिकी वस्ता की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उसी तरीके का माहौल ईरान के अंदर भी बनेगा या और कुछ देखने को मिलेगा। ये सारा निर्भर और ये सारा जो है पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पर माना जा रहा है कि कल शाम तक इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होगी, जिसके बाद इस मस्बत पहल या ये जो सोच सामने आई है ईरान की, इस हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं, इनडायरेक्ट हाई लेवल टॉक्स के लिए तैयार है। ओमान के अंदर रवा हफ्ते के दौरान ये मुज़ाकरात हो सकती हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि तमाम तर जिम्मेदारी अब अमेरिका की है कि किस तरीके से माहौल को साजगार बनाकर आगे बढ़ा जाए। ये अहम और बड़ी दिलचस्प तब हो खबर है जब कल रात देर गए बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली वजीर आज़म हैं, उन्होंने जो व्हाइट हाउस में आकर मुज़ाकरात का मेज़ सजाया था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने बराह रास्त मुज़ाकरात की थी। इस वक्त जो टैरिफ का मामला पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है और बुरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लुढ़क रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी जिस तरीके से चीन का पलटवार हुआ है उसका असर दिख रहा है। इस बीच नेतन्याहू की मुलाकात इंतहाई माने खेज मानी जा रही है और इस मुलाकात के बाद अब आगे होगा क्या, सबकी नजरें वहां पर भी लगी हुई है। तो ये बड़ी आलमी खबर जो हमने आपके सामने रखी, जहां पर इक्तिसादी सूरत हाल तबाह क्यों हो रही है,
जहां पर स्टॉक एक्सचेंज हर दिन गुजरने के साथ गिर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल अबतर हो रही है और अमेरिकी सदर का थोड़ी देर पहले बयान भी आया जहां पर उन्होंने अमेरिकी अवाम से कहा है कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो, वो दिल खराब ना करे, बहुत जल्द मुस्तहकम अमेरिका आपके सामने होगा। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जंग के मूड में है और मशरिकी वस्ता को साफ करने की तैयारी में है। इस बीच ईरान ने लचक दिखाते हुए पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल भी पैदा कर दिया है। तो ये आलमी खबर थी कुल मिलाकर जो हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन अब आते हैं जनाब मुल्क की खबरों पर और बात करते हैं उस कानून की जिसका निफाज पूरे मुल्क के अंदर हो चुका है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा की तरफ से उस पर दस्तखत किए गए, यानी वो उम्मीद कानून जिसे आप आज तक वक्फ कानून कहते थे उसका निफाज अमल में हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक के बाद एक अर्जी भी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया कि जितनी भी अर्जियां आ रही है उन्हें देखा जाएगा, लेकिन अर्जेंट हेयरिंग के लिए इन्हें जल्दी से इस पर कोई हेयरिंग शुरू हो जाए। इस जिम्मन में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने कपिल सिब्बल को एश्योरेंस दे दी है। कपिल सिब्बल जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास हुआ है, कानून बना है, उसके वकील है। उन्होंने कल सीजीआई से यह दरख्वास्त की थी किस कंसिडर किया जाएगा लिस्टिंग के लिए ताकि इस पर बात हो सके और एक इंटरिम रिलीफ दिया जा सके। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूर इस बात को संजीदगी के साथ लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक और जो रिट पिटीशन चली गई थी जो कांग्रेस के एमपी हैं उनकी तरफ से की गई थी, एक और एमपी जो उनके हैं उनकी तरफ से की गई थी, और आज जम्मू कश्मीर से एक और रिट जो है इस कानून के खिलाफ जाएगी जो अल्ताफ बुखारी करने जा रहे हैं। और इस तरीके से अब तादाद 13 तक चली गई है जो वहां पर केसेस चलेंगे और 13 एप्लीकेशंस हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि कानून मुख्तलिफ, ये जो बड़ा कानून है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको डाइवर्ट किया गया, डाइल्यूट किया गया है और ज़रूरत है कि एक इंटरिम रिलीफ दिया जाए। बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जनाब जरूर इस मामले को देखा जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने और जस्टिस संजय कुमार ने और जस्टिस वी.के. विश्वनाथन ने सबमिशन का नोट किया है जो कपिल सिब्बल साहब की तरफ से सामने रखा गया था जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि कई पिटीशनें जनाब लिस्ट की जाए ताकि हेयरिंग इस पर शुरू हो जाए ताकि मामला आगे बढ़ सके। अभिषेक मनु सिंघवी समेत सीनियर लॉयर जो है वो इस वक्त सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इस कानून के अंदर कहाँ पर लिक्यूनाज हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जो है संसद से लेकर सड़कों तक पहुंच चुकी है और सड़कों से लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन इधर आपको बता दें कि जहां एक तरफ से इस कानून के खिलाफ हंगामा जारी है, एहतिजाज जारी है, तो दूसरी तरफ जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई या इंतजामिया की कार्रवाई भी जारी है। और आपको बता दें कि एक तरफ से जहां वक्फ कानून के खिलाफ न थमने वाला एहतिजाज जारी है तो दूसरी तरफ से पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में एहतिजाज करने वाले 300 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो 2 लाख रुपए के बांड जमा करें। इससे पहले कि वो कोर्ट में हाजिर हो उनसे ये भी कहा गया है कि वो जो बॉन्ड है वो भी जमा करें। आपको बता दें कि वक्फ कानून जो राज्यसभा फिर लोकसभा पहले फिर राज्यसभा और फिर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से भी उसको मंजूरी मिल गई, लेकिन एहतिजाजों में अभी भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। लगातार जहां पर एहतिजाज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा रही है। और जो मुजफ्फरनगर यूपी के मुजफ्फरनगर में 300 ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है जो इस बिल के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें 2 लाख रुपए के बांड जमा करने की हिदायत दी गई है। 16 अप्रैल से पहले उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है, लेकिन उससे पहले 2 लाख रुपए के बांड जमा करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जुमा के दिन अपने जो अपने हाथों पर या अपने बाजू पर ब्लैक बैजेस पहने थे, ब्लैक पट्टी पहनी थी और उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, तकरीबन 300 लोगों को
वक्फ तरमीमी कानून 2025 जिसको अब उम्मीद कानून कहा जा रहा है, उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया था 4 अप्रैल 2025 को कई मस्जिदों के बाहर। और हमने आपको पहले ही बताया था कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, ड्रोन के साथ नजर रखी जा रही है और तकरीबन 300 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, जिसके बाद प्रजापति जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वहाँ पर उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि मज़ीद लोगों को भी तलाशा जा रहा है ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो फिलहाल बड़ी बात ये कि तकरीबन 300 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ मुजफ्फरनगर के अंदर, जिन्होंने एहतजाज किया था। मुचलका 2 लाख रुपया देना होगा, 16 मार्च से कबल उन्हें अदालत के अंदर हाजिर भी रहना होगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है तब जब मुसलसल एहतजाजों का सिलसिला हो रहा है। अब ये हल्के हल्के एहतजाज ही है, लेकिन यूपी समेत कई इलाकों के अंदर एहतजाजी सिलसिला फ्राइडे को देखने को मिला था और अब पुलिस ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से साफ कर दिया गया कि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के जो शवाहिद सामने आए हैं उसके बाद ही ये कार्रवाई कर दी गई है और मजीद लोगों के हवाले से नाम सामने रखे जा रहे हैं। कल शाम तक 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिस पर तकरीबन 2 लाख रुपया हर फर्द को बॉन्ड देने की भी बात सामने रखी गई थी। ये थी एक तरफ से जो एहतजाज हो रहे हैं, एहतजाज में शामिल लोग हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही है। लेकिन मणिपुर से भी खबर सामने आ रही है जहां पर मुश्तहिल मुजाहिरीन ने घर को नजर आतश कर दिया है और ये घर भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर का बताया जा रहा है और वक्फ तरमीमी कानून की आग मणिपुर तक फैल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि मणिपुर के अंदर भी एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं वक्फ कानून को लेकर और वो मुजाहिरा फिर पुरतशद्दुद हुआ है, यानी एक मुजाहिरा हुआ ख़त्म हुआ, दूसरा मुजाहिरा पुरतशद्दुद होता है, यानी जहां पर अमन कानून की सूरत हाल पैदा होती है। तो यहाँ पर मणिपुर की सूरत हाल है कि मुजाहिरा हो रहा था वक्फ कानून के खिलाफ, लेकिन बाद में वो पुरतशद्दुद मुजाहिरा बन गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे की जो सदर है मणिपुर के अंदर, उनके मकान को नजर आतश कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के सदर असगर अली, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है, उनके मकान को मुजाहिरीन ने कल नजर आतश कर दिया है और ये तब हो रहा था जब वक्त तरमीमी कानून को लेकर मणिपुर के अंदर एहतजाज हो रहा है। याद रखिएगा सिर्फ 2 दिन कबल भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा मणिपुर के सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी थी, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से तरमीमें लाई गई और जिस तरीके से घंटों की बहस पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हुई है, दरअसल ये कानून बेहतर कानून है, उससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो समाज के सबसे पिछड़े तबके हैं और जो इजारादारी है, जो कब्जादारी हुई है, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बयान आने के फ़ौरन बाद मुश्तहिल हजूम ने उनके मकान पर दावा बोल दिया है और उनके मकान को नजर आतश कर दिया है। इस बीच मणिपुर पुलिस ने मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे के जो सदर है, उनके मकान को नजर आतश वहां पर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वक्फ तरमीमी कानून जो है उस वाले से हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं बात और एक खबर आपके सामने रखते हैं, बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी की गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एलपीजी की कीमतों में भी अब इजाफा हुआ है और 50 रुपये फी सिलेंडर इजाफा किया गया है। उज्ज्वला और आम जुमरे के जो सार्फिन हैं उनके किचन पर ये बोझ बढ़ गया है और जो 14 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर था वो अब 853 रुपये हो गया है। आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, 50 रुपये फी सिलेंडर में इजाफा हुआ है और ये दोनों के लिए होगा। जो उज्ज्वला स्कीम के तहत जिनके पास गैस सिलेंडर है या जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए ये कीमतें जो है वो लागू होगी और साथ ही साथ अब जो गैस सिलेंडर है जो नई कीमत है यानी 14 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर है इसकी जो कीमत थी वो 803 रुपये थी, लेकिन अब ये बढ़कर 853 रुपये हो गया है। इसी तरह 503 गैस सिलेंडर वाली कीमत जो है 553 हो गया है और जो उज्ज्वला स्कीम के तहत
ये जो सार्फिन हैं उनकी कि जिन पर ये अब ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, और जिस तरह से पहली पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और अब LPG गैस की कीमतों में भी 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो नई रेट लिस्ट आई है ये आज से ही इसका इतलाक होगा और तमाम सार्फिन यानी उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला योजना दोनों पर ये लागू होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब ख़वातीन को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि उन्हें खाना पकाने का साफ ईंधन यानी LPG मिल सके, लेकिन इस स्कीम से जिनको फ़ायदा हुआ है अब ये जो सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा हुआ है ये उन पर भी लागू होगा। और मरकज़ी पेट्रोलियम और गैस के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा फ़िलहाल कर दिया गया है, यानी जो गैस सिलेंडर की कीमत जो पहले 500 रुपये हुआ करता था वो अब 553 हो गया, और इस तरह जो 800 रुपये हुआ करता था वो अब 853 हो गया है। चलिए जनाब 9 बज रहे हैं जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर की खबरों का पिटारा खोलेंगे, एक के बाद एक बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे, और 9:45 पर आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होगी, हमारी फोन लाइन खुलेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार बात मौसम से लेकर सियासी मिजाज तक आपके सामने रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे और जम्मू कश्मीर में सियासत का टेम्परेचर इस वक्त कितना है उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसमियात के हवाले से बात करेंगे कि मौसम का हाल अहवाल आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि श्रीनगर में सीज़न का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है। दर्जा हरारत 28 के पार चला गया है और कल श्रीनगर में सीज़न का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया था। हम इधर महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी भी जारी की है। महकमा मौसमियात ने 9 अप्रैल से येलो अलर्ट जारी किया है, जिस दौरान पहाड़ी इलाकों में
हल्की बारिशें, हल्की बर्फबारी होगी और साथ ही साथ तेज़ हवाओं की पेशन गोई भी है। आपको बता दें कि श्रीनगर में अगरचे इस सीज़न की यानी साल 2025 का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और जो सेहती मुकाम पहलगाम है, जहां पर सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 9 अप्रैल से मौसम में तब्दीली का इम्कान है और 9 और 10 अप्रैल को आम तौर पर मौसम अबर आलूद रहेगा, लेकिन इस दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी मुतवक्का है। ताहम मैदानी इलाकों में तेज़ हवाओं का असर भी देखा जा रहा है। तेज़ हवाएं चल सकती है और इससे पहले भी जो हमने तेज़ हवाएं देखी और फिर उससे किस तरह का नुकसान हुआ वो हम सब के सामने है, लेकिन इस बार भी ये पेशन गोई है कि तेज़ हवाएं चल सकती है। उसके बाद 11 अप्रैल को भी आमतौर पर मौसम जो अबर आलूद रहने का इम्कान है, लेकिन इस दौरान भी हायर रीचेस पर हल्की बर्फबारी के साथ हल्की बारिशें हो सकती है। ताहम फिर सुबह तक जो मौसम है बेहतर हो सकता है। फिर 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। उसके बाद 18 से 20 अप्रैल तक फिर से एक फ्रेश सेपल की पेशन गोई है। फिर से मौसम में तब्दीली हो सकती है, बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ने इस हवाले से कहा कि जो सयाह है या टूरिस्ट है या जो सयाह है उनसे कहा गया है कि वो इसी हिसाब से अपना शेड्यूल जो है वो तरतीब करे, लेकिन फ़िलहाल जो फार्मर्स हैं उनसे कहा गया है कि वो अपनी सरगर्मियां जारी रखें और फिलहाल 9 अप्रैल से मौसम में तब्दीली का इम्कान। बड़ी खबर है कि जनाब 9 से 17 तारीख के दरमियान मतलब बरालूद, कहीं पर बूंदाबांदी, लेकिन तेज हवाओं का असर भी इस बीच देखने को मिल सकता है। और ये तेज हवाएं जब चलेंगी, ये 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी और कई मकामात पर ये देखने को मिलेगी, जिससे नुकसानात का भी खतरा लगाया जा सकता है। तो फिलहाल महकमे मौसमियात की ये खबर कि गर्म तरीन दिन तो कल था ही, लेकिन कल गर्म तरीन दिन असम्बली के अंदर भी रहा है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन आज क्या कुछ होने जा रहा है, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि दाखिला वजीर का मिशन जम्मू कश्मीर जारी है। और मिशन जम्मू कश्मीर के तहत आज दाखिला वजीर का आखिरी दिन सूबा कश्मीर के अंदर है। और इतलात और खबरों के मुताबिक आज यूनिफाइड कमांड की मीटिंग थोड़ी देर में श्रीनगर के अंदर शुरू होने जा रही है। दाखिला वजीर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज श्रीनगर के अंदर कल से मौजूद है। दाखिला वजीर का मानना है कि मिलिटेंसी पर काबू किया गया है, इसे कम किया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी खात्मा होना बाकी है। ये दाखिला वजीर ने कल जम्मू के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ गुफ्तगू के दौरान बात रखी कि हमने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर रोक लगाने में कामयाबी की, इसको रिकवर तो किया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा अभी नहीं हो पाया है, कुछ मजीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। और कल ही हमने देखा जहां BSF के साथ वहां मिले तो कीर्ति चक्र DSP के घर भी कल वो पहुंचे, शहीद हुमायूं के घर, जहां पर उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत पुरसी भी की। कल ही हमने देखा कि उन शहीद जवानों के अहले खाना को भी नौकरियों के ऑर्डर फराम किए गए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां मुल्क की सलामती के लिए निछावर की थी। ताम आज का दिन इंतहाई अहम है, तमाम कयास आराइयों के बीच, तमाम अफवाहों के बीच कि ये मिला वो मिला, कौन मिला, डिटेल बताएंगे आपको। सीधे श्रीनगर भी चलेंगे, लेकिन इस बीच खबर यह है कि मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन समेत वजारत दाखिला के आला अफसरान, इंटेलिजेंस के अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, रियासत के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत कई अहम अफराद आज यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में रहेंगे। ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि रियासत के वजीर आला की मुलाकात दाखिला वजीर से अलहदा तौर पर हुई या सिर्फ मुलाकात उतनी थी जो एयरपोर्ट पर रिसीविंग के दौरान हुई है। क्या रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में आएंगे, नहीं आएंगे? और ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है कि बहुत सारे लोगों ने रात को मुलाकातें की है, किस हद तक के सही है? सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान नायकू हमारे साथ इस वक्त राजभवन के दरवाजे से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से इमरान ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर कि दाखिला वजीर कल आए और शाम को ही मिशन श्रीनगर भी शुरू हुआ। आते ही शहीद हुमायूं के घर गए,
ताज़ियत की, 15 से 20 मिनट वहाँ रुके, उसके बाद सीधे राजभवन चले गए, जहाँ पर रात भी मीटिंग हुई और आज यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की खबर है। डिटेल से अपडेट करें जरा हमारे व्यूअर्स को कि क्या कुछ आज पूरे दिन होने जा रहा है। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि होम मिनिस्टर का ये जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा है और कल शाम को श्रीनगर के शेखुल आलम इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचे, उसके बाद डीएसपी हुमायूं के घर गए जो साल 2023 में कोकरनाग एनकाउंटर में मारे गए थे। वहां एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला समेत लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ होम मिनिस्टर जो है हुमायूं के घर गए और हुमायूं के घर के बाद डायरेक्टली होम मिनिस्टर ने राजभवन का रुख किया और राजभवन में उन्होंने रात को स्टे किया। और मैं बिल्कुल इस वक्त राजभवन के मेन गेट पर हूं और सुबह से ही हमने देखा कि सख्त तरीन सिक्योरिटी यहाँ पे देखी गई और डिटेक्टर्स के जरिए यहाँ पे निगरानी की गई, सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन के जरिए पूरे इस इलाके को सर्विलेंस की जा रही है। सो कुल मिला के वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र पहले से ही जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया था और जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, स्पेशली श्रीनगर में गुज़िश्ता 2 रोज से लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग का अमल जारी रहा। हवाई और ज़मीनी निगरानी, फजाई निगरानी जो है वो देखने को मिली। राहगीरों की चेकिंग देखी गई, आई कार्ड चेक किए गए और सुबह से ही इस सिक्योरिटी को मजीद और सख्त कर दिया गया क्योंकि आज तकरीबन 12 बजे तक वज़ीर दाखिला श्रीनगर में रहेंगे। और जहां तक वज़ीर दाखिला के आज दिन की डेवलपमेंट्स से एंगेजमेंट्स का ताल्लुक है, सबसे पहले अभी कुछ देर बाद वज़ीर दाखिला कुछ अहम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करेंगे। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जो 2019 के बाद कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ की सरकार के या मरकज के जरिए से अलग अलग स्कीम्स के जरिए यहाँ पे चल रहे हैं, जिन पे काम काज हो रहा है, तो उनका वो तफसीली जायजा लेंगे और जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है या जो कंसर्न ऑफिशियल्स है उनको मदद किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक मीटिंग ये कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का रिव्यू लिया जाएगा, उनकी तफसीलात वज़ीर दाखिला को फराहम की जाएगी। दूसरी अहम मीटिंग, जिस तरह से आपने भी कहा कि वो आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो यूनिफाइड कमांड की है, जिसमें वज़ीर दाखिला के साथ साथ होम सेक्रेटरी भी शामिल होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ, आईबी और दीगर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके जो टॉप ब्रॉज है वो आज उस यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और जिसको खुद प्रिजाइड या जिसकी सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में बदलते सिक्योरिटी मंजरनामे का रिव्यू लिया जा रहा है। अच्छा, जहां तक आप कह रहे हैं कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का रिव्यू है, फिर लॉ एंड ऑर्डर का रिव्यू और 5-6 बजे के आसपास वजीर साहब ने वापस भी जाना। लेकिन बड़ा सवाल ये है, तो फिर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर जब बात होगी तो वज़ीर आला साहब मौजूद रहेंगे और क्या यूनिफाइड कमांड में भी वो मौजूद रहेंगे, इस तरीके की कोई खबर? अभी इतलात ये है कि उमर अब्दुल्ला भी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, हालांकि इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे पास राय है बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला चूंकि कल शाम को जिस तरह से उन्होंने इस्तकबाल किया, लेकिन जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग है उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। अलबत्ता जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेके यहाँ जम्मू कश्मीर का रिव्यू ले रहे हैं वज़ीर दाखिला, तो उसकी उसमें उमर अब्दुल्ला लगभग वो शिरकत करे और साथ साथ जो सालाना श्री अमरनाथ की यात्रा ये भी जरा बताइएगा, अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है कि ये भी मिला वो भी मिला, इसके घर आना है उसके घर जाना है, क्या उस पर कोई ब्रेक लगा या अभी भी श्रीनगर के अंदर अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है? अभी जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने जो ही श्रीनगर में कदम रखा तो उसके बाद ही ये जिस तरह आपने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई कि कुछ लोगों की, ऐसे लोगों की शायद वज़ीर दाखिला के साथ देर रात मुलाकातें हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, या ऐसे लोग जो एक वक्त पे मेन स्ट्रीम सेपरेटिज्म के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो उनकी सदारत कर रहे थे या उसको चला रहे थे। लेकिन चूंकि इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है, जिस तरह से आप इमरान ये भी बताइएगा, चल रही है। जी इमरान कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो जिस तरह से ये आपने भी कहा कि यही अफवाहें अभी चल रही है कि वो ग्रुप्स जो एक टाइम पे स्टॉन्च सेपरेटिज्म ग्रुप्स के साथ बिलोंग करते थे, लेकिन अचानक उन्होंने सेपरेटिज्म को छोड़ के मेन स्ट्रीम में अब वो आए और यह इत्तलात है कि उन ग्रुप्स के अलग अलग जो नुमाइंदे हैं, जो एक टाइप के लीडर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो शायद वज़ीर दाखिला के साथ
मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि आज इमरान ये भी बताइएगा, कुछ देर वज़ीर बाद दाखिला का ये बड़े- दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब जम्मू कश्मीर को दरपेश सलामती सूरत से लेकर सियासत तक कई मामलों पर जो इस वक्त ज़ेर बहस है और रियासत दर्जी का मुतालबा जो है वो भी जोर पकड़ता जा रहा है, जिस तरह से हम असेंबली में देख रहे हैं। तो आम लोग जो है जम्मू कश्मीर के, श्रीनगर के, वो इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप लगातार कल से देखेंगे कि मुख्तलिफ पहले सियासी पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करेंगे, अलग अलग सियासी लीडरान जो अपना कमेंट वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से कर रहे हैं, और कोई बड़ी उम्मीद इस तनाजुर में नजर नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है और स्टेटहुड का वादा, स्टेटहुड की बहाली, जिस तरह से हमने देखा कि रिसेंटली यहाँ प्राइम मिनिस्टर का विजिट था और जहाँ उन्होंने सोनमर्ग में ये कहा कि अपने मुकर्रर वक्त पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाएगा, यानी कि स्टेटहुड की बात की, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं। और इसी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होम मिनिस्टर साहब ने भी अलग अलग जगहों पे, चाहे कंट्री के अलग जगहों पे उन्हें बात की हो या कश्मीर में या जम्मू के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दोबारा आपके पास लौटेंगे जब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। फिर आप कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच दाखिला वजीर श्रीनगर के अंदर मौजूद है, जबरवन की पहाड़ियों के नीचे थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होनी है। वजीर आला भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और देखना होगा कि जब रिव्यू होगा लॉ एंड ऑर्डर का तो क्या वजीर आला वहाँ पर रहेंगे, नहीं रहेंगे। एक प्रोटोकॉल रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला एलजी साहब और होम मिनिस्टर के दरमियान है, लेकिन इस बार खबरें ये हैं कि शायद प्रोटोकॉल को थोड़ा नरम किया जाएगा और वजीर आला को भी वहाँ पर जगह दी जाएगी। फिलहाल वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जरा बात आगे की बताते हैं, असेंबली की बात बताते हैं आपको। और खबर ये है कि आज असेंबली का इजलास हंगामा खेज दोबारा हो सकता है। बड़ी खबर कि असेंबली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रात देर गए वहीदुर रहमान पर्रा के उस मजवज़े कानून को हरी झंडी दे दी है जिसके तहत डेली वेजर्स को जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से मुस्तकिल किया जाए उस पर बात होनी चाहिए। एलजी ऑफिस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा के उस मसवदे कानून को हरी झंडी दे दी है जिसमें बहस की जाए डेली वेजर्स की मुस्तकिली के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर। और माना जा रहा है कि आज इस अहम तरीन बिल पर तबादले ख्याल ऐवान के अंदर हो सकता है। 11 मार्च को जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि मुस्तकिली के हवाले से ऑलरेडी एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है डेली वेजर्स के हवाले से, और 12 दिन का वक्फा गुजर चुका है बीच में। असेंबली का इजलास कल से दोबारा शुरू हुआ है और आज माना जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा, जिनके बिल को कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नोट दिया है कि रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक डेली वेजर्स, नीड बेसिस एंड टेम्परेरी वर्कर्स को किस तरीके से परमानेंट किया जाए उस पर आज बहस होगी, ऐवान के अंदर रखा जाएगा। न सिर्फ ये अहम तरीन बिल एक और भी है और वो बिल है रिजर्वेशन के हवाले से, और डॉक्टर बशीर वीरी की तरफ से मसवदे कानून जो सामने रखा गया है, माना जा रहा है कि आज उस पर भी, प्राइवेट मेंबर बिल पर भी आज तबादले ख्याल हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो हंगामा कल देखने को मिला, क्या वो हंगामा आज भी जारी रहेगा? और अगर आज हंगामा जारी रहा तो सूरत हाल ये है कि दो अहम तरीन बिलें, शायद दोनों पर कोई भी बात न हो पाए। शिल्पा शर्मा असेंबली से हमारे साथ उस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, थोड़ी देर में असेंबली का इजलास शुरू होगा, थोड़ी देर में एमएलएज क्या आना शुरू है, लेकिन आप कंटिन्यूसली असेंबली को कवर कर रहे हैं। खबर हमारे पास ये कि पीडीपी के वहीद पर्रा और डॉक्टर बशीर वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो अहम तरीन बिलें आज टेबल करने जा रहे हैं। क्या टेबल हो पाएंगी? मूड क्या है एमएलएज का? देखिए, आज हर किसी की निगाहें जो है वो बजट सत्र पे रहेंगे, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा हंगामा वक्फ अमेंडमेंट को लेकर जो से पीडीपी एमएलए वहीद पर्रा जो कि डेली वेजर को लेकर जो है वो बिल आ रहे हैं, जिस प्रकार से अपने कहा मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो उन्हें हरी झंडी दिखाई गई है। और साथ ही साथ अगर हम एनसी एमएलए डॉक्टर बशीर वीरी की बात करें तो वो भी जो है वो रिजर्वेशन को लेकर बिल ला रहे हैं। तो ये दो बिल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब देखना ये होगा, क्योंकि कल काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, कोई भी असेंबली की कार्रवाई जो है वो नहीं चली, जहाँ पे 2 बार जो है असेंबली को स्थगित करना पड़ा। तो अब देखना होगा कि जिस प्रकार से ये 2 बिल जो है वो असेंबली में बजट सत्र में पेश होने वाले हैं, तो क्या ये बजट सत्र में पेश होंगे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, वो वक्फ
वक्फ अमेंडमेंट को लेकर ही जो है वो डिस्कशन करने की बात करेंगे, क्योंकि कल भी जो है वो वक्फ अमेंडमेंट को लेकर डिस्कशन करने की बात की, जहां पे स्पीकर के द्वारा साफ तौर पर डिसअलाउ किया गया। और अब हर किसी की निगाहें जो है वो आज के बजट सत्र पे रहने वाली है, क्योंकि कल भी अगर मैं बात करूं तो कल भी जो है वो स्टेटहुड को लेकर जो है वो रेजोल्यूशन यहाँ पर लाने वाले थे, लेकिन स्टेटहुड को लेकर यानी कि उस पर जो है वो चर्चा नहीं हुई, स्थगित करना पड़ा। लगातार जो है वो प्रोटेस्ट असेंबली में देखना पड़ा, बजट सत्र में प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे हाथापाई तक भी बात जो है वो पहुंची। तो आज हर किसी की निगाहें इस बजट सत्र में है कि दो जो बिल आने वाले हैं, क्या ये बिल पेश होते हैं या नहीं, या फिर कल की तरह ही हंगामा देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। आज वहीदुर रहमान पर्रा का रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर्स इन J&K के उन्वान से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रात देर के इसको मंजूरी दे दी है और हमारी खबरों के मुताबिक आज इस बिल को टेबल किया जा सकता है। रिजर्वेशन का मामला भी है, तो देखना होगा कि हंगामा होगा या बात होगी। जब बात असेंबली की चल रही है तो आपको जरा ये भी बताते चले कि कल पूरे दिन हंगामा हुआ और न वक्फे सवालात चला, न तवज्जो दिलाओ तहरीकी हुई। और जब हंगामा और तवज्जो दिलाओ तहरीक नहीं हुई तो बार बार हंगामों के बीच कल पूरे दिन के लिए फिर मौखर कर दी गई थी असेंबली। लेकिन कल हमने देखा कि काला परचम भी लहराया गया, ब्लैक फ्लैग्स लहराए गए, नारे तकबीर भी हुआ, जय श्री राम के भी नारे लगे और इन नारों के बीच बिल को फाड़कर यह कहा गया कि इस बिल को हम तस्लीम नहीं करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। सवाल यहां पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पूछा जा रहा है और सवाल यह पूछा जा रहा है कि हुकूमती अरकान की तरफ से कल इस तरीके का जो माहौल बनाया गया, यह माहौल क्या स्पीकर के खिलाफ था? क्योंकि स्पीकर जब रूलिंग दे चुके थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, बहस नहीं होगी, तो काले झंडे क्या स्पीकर को दिखाएंगे? स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मोस्ट लीडर है, तो क्या बगावत के सुर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर फूट पड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, या ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत प्लानिंग थी, एक सियासत थी जिसको प्लॉट किया गया? ये भी पूछा जा रहा है। और तीसरा ये कि क्या सीनियर लीडर्स की गैर मौजूदगी में ये सब कुछ किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल था। सवाल तब और ज्यादा हंगामा खेज हुआ जब मेंबरान बाहर बिल पर विरोध कर रहे थे, हुकूमत पर यह इल्जाम लगा रहे थे कि अक़लियती फिरके की आवाज को दबाया जा रहा है और यह कहा जा रहा था कि यह कानून किसी भी कीमत पर तस्लीम नहीं होगा, इस पर बहस होनी चाहिए। दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला के फोटोज भी आए। किरण रिजिजू मरकजी वजीर जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, उनके साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। फारूक साहब के फोटो उनके साथ आए, जिसके बाद और ज्यादा हंगामा पैदा हुआ। उमर के ये तस्वीरें साथ आने के साथ ही महबूबा मुफ्ती सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल उठाए तमाम मामलात पर और वक्त पर जो सियासत हो रही है इस पर भी सवाल उठाया। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, सज्जाद गनी लोन भी ट्विटर पर आए और उन्होंने अपनी बात ट्विटर पर रखी। और ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जब आप खंगालते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संगीन सवालात वहां पर आ रहे हैं और शायद उन सवालों का जवाब आज ऐवान के अंदर भी दिया जाएगा। जुल्फकार माजिद साहब सहाफी हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को जानते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद अयाज साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर है, दोनों हमारे साथ हैं। पहले जुल्फकार माजिद साहब, चूंकि आप सहाफी हैं और आपने सियासत रियासत के हालात को बगौर देखा है, जिस तरीके से कल हमने देखा हंगामा हुआ, काले परचम दिखाए गए, हुकूमती इदारों की तरफ से यह साफ कर दिया गया अरकान की तरफ से कि वो जनाब अपनी बात को मनवाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ा मामला भी था, थोड़ी देर उस पर भी आएंगे। लेकिन कल जो हुआ इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कितनी पॉलिटिक्स और कितनी सच्चाई उस पूरे मामले में? देखिए इशफाक साहब, अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी असेंबली जो है पिछले 6 महीने से इनका जो भी हुआ, पहले सेशन था श्रीनगर में और अब बजट सेशन जम्मू में चल रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप ये इशू छोड़ के भी अगर आप देखेंगे बाकी इशूज पे, आप देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के एमएलए जो थे वो गल में आ गए और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अपनी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने स्पीकर, अपनी हुकूमत के खिलाफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो जैसा कि अपोजिशन पार्टी ने बताया कि ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में इस बात एटलीस्ट स्पीकर साहब को ही शुड हैव टेकन कंसर्न्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, उसकी अपनी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त बहुत ही कंफ्यूजन है। जो
सरकार में उनका कंफ्यूजन है। आपने अभी आप बता रहे थे कि कल उमर साहब या फारूक साहब किरण रिजिजू साहब के साथ वहां पे टुलिप गार्डन में फोटो खिंचवा रहे थे, तो ये बिल्कुल वो ना एक कंफ्यूजन वाला स्टेट है इनके लिए कि वेदर वी शुड गो विद दिल्ली और वी शुड रिप्रेजेंट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। जो इनके एमएलएज हैं, क्योंकि दे हैव टू फेस द पीपल हु हैव वोटेड फॉर देम, और जो उस टाइम पे एनसी की सरकार में आने से पहले जो एनसी इलेक्शन कैंपेन में जो उन्होंने बोला था वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। जहां तक इस वक्फ बिल की बात है, सब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ सीनियर लीडर्स ने बराह रास्त स्पीकर को आड़े हाथों लेने की कोशिश की, कहा कि जनाब ऐसे थोड़ी चलेगा, हम भी जीत कर आए, हमें भी बोलने का हक है। जिसके बाद काफी कुछ चिमेगोइयां चल रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल और एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश। फिर चीफ विप के खिलाफ भी बातें सामने आई, मुबारक गुल साहब के खिलाफ भी उन्हें कहा गया कि जनाब आप जरा देखा करें कि जब आप लिस्ट बनाते हैं कि किनको बोलना है किनको नहीं बोलना, और हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हम ये माने कि ऑल इज नॉट वेल, इस फोरम को मजीद स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में और मुश्किल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी डिसाइड करना है कि वो दिल्ली के साथ जाना चाहते हैं, वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, कि वो अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं। और अपने लोगों ने जो मैंडेट दिया है उनको, कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो मैंडेट दिया है उनको, वो एंटी बीजेपी वोट था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि चीफ विप के खिलाफ भी बातें हो रही है, स्पीकर के खिलाफ भी बातें हो रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कर रहे हैं। तो इंटरनल स्ट्राइक तो हो जाएगा वहां पे, क्योंकि जो एमएलए हैं वो तो, और आज सोशल मीडिया का टाइम है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे हर दिन हजारों पोस्ट होते हैं जहाँ पे उमर साहब के पहले इलेक्शन से पहले के स्पीचेस और आज के स्पीच कंपेयर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एनसी गवर्नमेंट के लिए जो आने वाला टाइम है, शायद आने वाला 1 साल है, वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अगर स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुई तो एमपी तो इस वक्त कंफ्यूजन में, उनको ये नहीं पता है कि हम सरकार में है कि हम अपोजिशन में है। असेंबली में रह के उनके एमएलए बिहेव कर रहे हैं अपोजिशन की तरह। तो वक्फ बिल पे भी यही हुआ। वक्फ बिल पे अपोजिशन तो ये बोल रही है कि जब तमिलनाडु असेंबली में इस पे डिस्कशन हुआ और इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास हुई, तो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां पे राष्ट्र साहब ने, स्पीकर साहब ने क्यों डिसअलाउ की एडजॉर्नमेंट जो दी थी अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के एमएलए ने। तो कहीं ना कहीं पे आने वाले वक्त में ये चीजें आप असेंबली में और ज्यादा देखोगे कि जहां पे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेंगे। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार मांझी साहब ये हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप बता रहे हैं कि जनाब जिस तरीके की सूरत हाल है, और ये तब हो रहा है जब दाखिला वजीर साहब जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन बड़ी खबर जरा आते हैं, उसके बाद याद साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसके साथ जोड़कर हमें देखनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली के 3 करारदादों पर बहस ही नहीं हो पाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियासती दर्जे की 3 करारदादें बैक टू बैक 3 मेंबरान की तरफ से रखी गई थी, जिन पर कल बात होनी थी। लेकिन कल जिस तरीके का हंगामा हुआ, दोनों बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हाथापाई तक हुई, कांग्रेस के मेंबर पर हाथापाई का इल्जाम भी लगा। लेकिन इस बीच सूरत हाल ये है कि असेंबली के अंदर जो 25 तारीख को कुरानंदाजी हुई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो 3 करारदादें हैं जी, इनको लिस्ट किया गया है, वो कल बहस नहीं हुई। स्टेटहुड रेजोल्यूशन कल खत्म हो गया। सजाद लोन साहब ने तुरंत ट्विटर पर आकर अपनी बात रखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछा कि वक्फ बिल पर आप बाहर तो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जो 3 करारदादें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पर जो लैप्स कल हो गई है, क्या ये वैसा ही माहौल तो नहीं है जो माजी में 2013 में भी किया गया था जब अफजल गुरु वाला मामला था? इस तरीके का उनका ट्वीट सामने आया। तो करारदादें हिलाल अकबर लोन साहब, कैसर जमशीद लोन साहब और एमएलए शबीर कुले साहब जो आजाद उम्मीदवार है, इनकी तरफ से रखा गया था कि रियासत की दर्जे को बहाल किया जाए। लेकिन कल इतना हंगामा हुआ कि हंगामे के बीच पूरा दिन कार्रवाई नहीं हुई। अयाज साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अयाज अकबर साहब कि जब लोकसभा के अंदर पास हुआ है, राज्यसभा के अंदर पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, लिस्टिंग बहुत जल्दी हो सकती है, इस तरीके की उम्मीदें हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जब बजट सेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ तो हंगामा खेज कल पहला दिन वक्फ तरमीमी कानून को लेकर कहा गया कि हमें तस्लीम नहीं, और हंगामा हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से किया गया। और कल अहम तरीन
जो मामला था स्टेटहुड का उस पर भी बात नहीं हुई। आज 2 बिलें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का माहौल आपको दिख रहा है, और ये जो हो रहा है क्या ये पॉलिटिकली फिट है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड सब कुछ हो रहा है, या वाकई तौर पर एक रेजिमेंट है जो दिख रही है ईवान के अंदर, और शायद स्पीकर साहब मजबूर है कानून की किताब को लेकर? शुक्रिया गवर साहब, बहुत अहम सवालात एक दो आपने पूछे हैं। एक तो ये कि जहां आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ तो उसके ऊपर फिर इतना बहस और लड़ाई जम्मू कश्मीर की असेंबली या कहीं और छिड़ना। हम एक जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं और जमहूरी निज़ाम में हर एक को अपनी बात, अपनी राय या किसी बात से इत्तेफाक ना करना एक हक बनता है। तो बेशक अगर पार्लियामेंट में कोई कानून पास भी हुआ हो, लेकिन कोई भी अपनी राय इसके ऊपर इजहार कर सकता है। उसके अलावा असेंबलीज में यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका भी हक बनता है कि जायज तौर प्रोसीजरल जो भी होगा तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अनलेस कि भाई उसमें कोई लीगल हिच हो। अच्छा जी, या साहब अभी जब आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो मेरे साथ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, और कुछ लोग ये लगातार लिख रहे हैं कि देखिए जनाब, एक इंतहाई अहम और हसास मामला राम जन्मभूमि और अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला भी था, लेकिन सालों साल टीवी पर भी डिबेटें हुई, सालों साल मुख्तलिफ रियासतों की असम्बलियों में भी डिबेट हुई। कल डिबेट से रोकने का मकसद क्या था, ये कुछ लोग लगातार पूछ रहे हैं जी सोशल मीडिया पर भी। क्या ये जो आवाज़ सोशल मीडिया पर लोगों की है, ये तो फिर जेन्युइन कहीं ना कहीं नजर आ रही है? मैं इसी पर आ रहा हूँ, इसी बात पर आ रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया। तो जब हम ये कहेंगे कि हमारे को हक है बात करने का, वो भी असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में, क्योंकि उनका काम ही होता है पार्लियामेंट्स में, असेंबलीज में बात करना ही होता है उनको, कोई उनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता, सिर्फ अपनी जहन को आगे रखकर अपनी बात को कहकर जो भी डिसीजन हो, जो भी इशू हो, उसको डिसीजन करने में फायदा हो और उसमें मदद करे। दिस इज द मेन पर्पस। तो अगर वही असेंबली जम्मू कश्मीर भी कर रहे हैं किसी भी मुद्दा पर, तो कोई इशू नहीं है। अगर उन्होंने कल असेंबली के इसमें वक्फ बोर्ड के मामले पर करा, अमेंडमेंट्स को लेकर करा, एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है हिंदुस्तान में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है कि उनको क्यों किया जाए। लेकिन जब आपने दूसरा सवाल कहा कि वेदर इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड या कुछ सचमुच इसमें कुछ कुछ डिफिकल्टीज है, अंदर की बात, अंदर दिल की बात इंसान को बड़ा मुश्किल है समझना। लेकिन हम तो हालात वाक़ात को देखकर ये कह सकते हैं कि शायद इसमें कुछ प्लानिंग है। इसलिए प्लानिंग है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलरली, वो इस मोड पर है इस वक्त कि दिल्ली के साथ कोई रिकंसिलेशन हो, रेस्टोरेशन के लिहाज से, स्टेट के रेस्टोरेशन के लिहाज से या उनके पावर्स को लिहाज से, मुझे लगता है उनकी प्रायोरिटी जो है वो वही है। और इस चीज को लेकर वो शायद इस मोड में नहीं है कि वो कन्फ्रंट करे। अगर दिल्ली ने पास किया है कल अमेंडमेंट्स को अगर अप्रूव किया है पार्लियामेंट में, तो नहीं लग रहा है कि वो चाहेंगे कि इसको सच्चे तौर दिल से कन्फ्रंट किया जाए दिल्ली से। अहमद अयाज साहब, जब हम इस वाले से बात करते हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा कि पहले रेजोल्यूशन लाए जाते हैं, करारदादें बनाए जाते हैं, उस पर सियासत भी होती है, कहीं ना कहीं लोगों के अटेंशन गेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर जब असेंबली में वो रेजोल्यूशन आता है तो उस पर बहस नहीं होती है। तो अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत पर, इस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ, अभी उसी बात पर मैं आ रहा हूँ, ये कि इसको खुले दिल से डिस्कशन, डिबेट करने का मौका दिया जाना चाहिए था। ये यहाँ ही नहीं बल्कि कहीं और असेंबलीज में, हिंदुस्तान के और असेंबलीज में शायद जिसके ऊपर डिबेट हुआ, शायद तमिलनाडु में हुआ या वेस्ट बंगाल में ये कह रहे हैं कि इसको शायद हम लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ ये लग रहा है कि ये बात कहकर कि भाई ये सब्जुडिस इशू है,
और इसलिए इस पर बहस ना किया जाए। यहाँ मुझे लगता है एक प्लान्ड अंदाजे से इसको रिफ्यूज किया गया, अहमद रियाज साहब, ये तो एक बात है, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान काले झंडे दिखा रहे हैं और ये लग रहा है कि स्पीकर के खिलाफ वो अपनी गुस्से का इजहार करें कि स्पीकर ने अलाउ नहीं किया इसलिए काले झंडे, एक तो ये है। लेकिन कल जब हमने देखा कि किरण रिजिजू साहब जब उमर साहब से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, फिर फारूक साहब उनसे मिले, उस पर भी हंगामा हुआ, उस पर भी सियासत है। इवन की पार्टीज, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बराह रास्त तनकीद की है और फिर सोशल मीडिया पर भी अपने अपने अंदाज में लोगों ने अपनी बात रखी है। और ये अच्छी बात है कि उमर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं तनकीद का कायल हूं, तनकीद होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे। ये जो कल तनकीद हो रही है, क्या ये मशले राह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बन सकती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की वही मजबूरी है कि भाई साहब थोड़ी देर थोड़ा खामोश रहा जाए ताकि दिल्ली के साथ मामला तय हो, स्टेटहुड वाले। सही बात है, आपको दो चीजों को लेकर आप एनालाइज करिए। एक ये कि जो असेंबली में कल हुआ इसको बहस किया भी जा सकता था, अच्छी तरह किसी ओपन माइंड से किया जा सकता था, लेकिन स्पीकर ने नहीं किया। अभी हम ये कहेंगे कि भाई क्या ये सचमुच ये जो असेंबली मेंबर्स जो है वो सचमुच सीरियसली एनसी के खिलाफ हो गए कल या स्पीकर के खिलाफ? आई डोंट सी दैट। व्हाई? बिकॉज एनसी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आपने देखा होगा कितना माहौल यहाँ चेंज हुआ, लेकिन जो एनसी जो ऑर्गेनाइज्ड रहा उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। लिहाजा जो उनका ऊपर से फरमान होता है, पार्टी का डिसीजन होता है, वही नीचे तक आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कल जो हुआ ये कोई इंडिविजुअल नहीं है कि इंडिविजुअल लोग जमा हो गए कि भाई स्पीकर के खिलाफ या एनसी के खिलाफ। आई थिंक इट लुक्स टू बी प्लान्ड इशू टू सी दैट कि दोनों चीजों को बरकरार रखा जाए। एक ये कि लोगों को ये एहसास दिया जाए कि भाई वी आर अगेंस्ट, वी आर इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल, और वहां से बाग में जाकर या गार्डन्स में जाकर किरण रिजिजू जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर है उनके साथ वॉक किया जाए, जो अदरवाइज इट वाज नॉट नेसेसरी। वो भी इन हालात में जब कन्फ्रंटेशन का मामला है, वक्फ बिल का इशू है, स्टेट और सेंटर के रिलेशन सही नहीं, ठीक है, टू द एक्सटेंट कि प्रोटोकॉल ये है कि भाई चलो ठीक है एयरपोर्ट तक किसी को रिसीव किया जाए, टू दैट एक्सटेंट इट्स ओके, या ऑफिस में कोई मिनिस्टर आता है टू दैट एक्सटेंट इट्स ओके। बट तो आगे 10 कदम जाना, फिर फारूक साहब का भी उनके जाना जो नॉन गवर्नमेंटल पर्सन है एज एन पार्टी प्रेसिडेंट, तब तो पीडीपी की प्रेसिडेंट भी जा सकती थी, कोई और प्रेसिडेंट भी जा सकता। व्हाई नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट ओनली वेंट टू रिसीव और टू मीट किरण रिजिजू? I mean, this all indicates that they want to be good with the center, not confrontation. या सब मैंने बस मेरे पास 1-2 मिनट में मैं वाइंड अप करता हूं जल्दी से, एक कमेंट आपका लूंगा। कल दाखिला वजीर साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने कर्ब की मिलिटेंसी, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी और काम करना है। एक और दूसरा ये कि स्टेटहुड पर हम कमिटेड हैं, प्रॉपर टाइम पर इसकी अनाउंसमेंट होगी। क्या डिसीजन सुना दिया दाखिला वजीर साहब ने अपना? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्लियर है। जब वो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम में तो उनको डिस्क्रिप्शन है। अप्रोप्रिएट टाइम तो वही डिस्कस करेंगे ना, डिसाइड करेंगे जो ये कहकर पार्लियामेंट में कहे कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर उसको रिस्टोर करेंगे। देन हु विल डिसाइड दैट अप्रोप्रिएट टाइम? अप्रोप्रिएट टाइम तो गवर्नमेंट को ही करना है, होम मिनिस्टर को ही करना है, प्राइम मिनिस्टर को ही करना, वही तो बोलेगा अप्रोप्रिएट टाइम उसके हिसाब से क्या है। उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइम है कि जब सारा रिस्टोरेशन पीस जब नॉर्मलिटी हो जाएगी कश्मीर में। देखते हैं कब हो जाती है। टू दैट एक्सटेंट he has a valid point कि भाई मेरे लिए अप्रोप्रिएट टाइम है वो जब पूरी नॉर्मल सी हो जाए, एक आध कहीं फायर ना हो, कहीं सिक्योरिटी वाला मार्केट में अननेसेसरी ना दिखे, जैसे नॉर्मल सी बाकी रियासतों में ऐसे ही जहाँ हो, वो देखने की बात है। तो दैट्स ए क्लियर मैसेज, दैट्स ए क्लियर डिसीजन ही हैज इंडिकेटेड। भाई मैं कर दूंगा, आई एम देयर, कि भाई मेरी कमिटमेंट है, रेस्टोर करूंगा, लेकिन रेस्टोर तब करूंगा जब मेरी रेस्टोरेशन, जब यहाँ पूरी नॉर्मल सी हो जाएगी। वो तो क्लियर है, अब नॉर्मल सी कब रेस्टोर हो जाती है वो अब देखने की बात है। हमारे साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए फटाफट से जनाब छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के उस पर आएंगे तो जरा सियासत से हटकर रियासत के मामला पर भी गुफ्तगू करेंगे, सयाहत पर क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि रोजगार के लाले तो पड़े ही पड़े हैं, लेकिन जब बैरून मुल्क आपको रोजगार मिले तो खुशी बड़ी होती है कि आप डॉलर कमाएगा, आप रियाल कमाएगा, लेकिन हालात ये है कि वहां पर भी शबखून मारा गया। छोटे से ब्रेक के बाद आपको दोनों खबरों से बाखबर करते हैं।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हो रहे हैं। बात सियासत की हो रही थी तो अब बात जम्मू कश्मीर की सयाहत की करते हैं और आपको बता दें कि सयाहत को फ़रोग देने के लिए हुकूमत अपने दावे पर कायम है और हुकूमत इस हवाले से संजीदा है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी जो सयाहत है इसको मज़ीद फ़रोग मिले और इस हवाले से लगातार जो इक़दाम है वो उठाए जाते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 300 करोड़ रुपए सयाहत पर खर्च किए गए हैं, जिसमें से कश्मीर सूबे के लिए 187 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि जम्मू सूबे को 117.90 जो लाख करोड़ जो है वो जम्मू सूबे में खर्च किए गए ताकि यहाँ पर जो सयाहत है सयाहत को मज़ीद फ़रोग मिले। इस हवाले से लगातार हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। 300 करोड़ गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए खर्च किए गए हैं, जिसमें से कश्मीर के लिए 187.37 लाख करोड़ जो है वो खर्च किए गए, जबकि जम्मू सूबे के लिए 117.90 करोड़ जो है वो खर्च किए गए। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से कई इनिशिएटिव्स भी लिए गए ताकि जम्मू और श्रीनगर दोनों सूबों में सयाहत को मज़ीद फ़रोग मिले। सयाहों की जब हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान करीबन 1.5 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, जिसमें यात्री भी शामिल है जो माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। कुल मिलाकर गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 1.5 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और इस हवाले से लगातार हुकूमत की जानिब से भी कई इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं ताकि सयाहों को मज़ीद सयाहों को यहाँ राग़िब किया जाए और दीगर जो सयाहती मकाम हैं उनको भी अपलिफ्ट करने की हवाले से कोशिश की जा रही है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाई जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में सयाहत जिसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है इसको मज़ीद फ़रोग मिले। और डेटा की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि साल 2023 में 55,15,680 के करीब सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और उसके बाद ये 2023 का है। 2024 में 74 लाख, 55 लाख से सीधा 74 लाख, क्योंकि 2023 में थोड़ा कोविड का भी असर था, लेकिन 2024 में 74 लाख, 74.5 लाख तक ये तादाद पहुंच गई। और इसी तरह 2023 में 55,327 गैर मुल्की सयाहों ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जबकि 2024 में ये तादाद बढ़कर 55,000 से सीधा 65,000 गैर मुल्की सयाहों की। और इसी तरह गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में 1,20,780 के करीब जो गैर मुल्की सयाह है, फॉरेन टूरिस्ट है, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। तो एक तरफ से जहां हुकूमत इस हवाले से संजीदा है, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं इनिशिएटिव्स को देखते हुए फिर जो सयाह है वो भी जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब होते हैं और जम्मू कश्मीर मकामी सयाह, गैर मकामी और फिर बैनुल-अक़वामी सयाहों की भी जम्मू कश्मीर पर नज़र रहती है और गैर मकामी सयाह भी जम्मू कश्मीर को पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, खासकर शहर श्रीनगर का दौरा करते हैं जहां पर वो इन सयाहती मकामात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ से जहां हुकूमत इस वाले से संजीदा है तो दूसरी तरफ से लगातार सयाहों में इजाफे भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी आमदनी में भी इजाफा होता है, जिनका रोज़गार इससे चलता है उनकी आमदनी में भी इजाफा होता है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के रीढ़ की हड्डी मानी जाती सयाहत को एक तरफ से हुकूमत की तरफ से भी फ़रोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ से सयाहों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अहवाल भी जरा आपको बताते चले क्योंकि 9:30 बजे 9:40 का वक्त हुआ, 10 बजे असेंबली शुरू होती है तो मेंबरान असेंबली का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जैसे कि हमारी नुमाइंदा पहले ही वहाँ थी, जहाँ थोड़ी देर पहले हमने उनसे लाइव लिया था, तो वो कह रही थी कि सिक्योरिटी भी बढ़ी है, सब चीज़ें हैं जी, और शायद वज़ीर आला आज भी ऐवान के अंदर नहीं होंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले निज़ामुद्दीन भट्ट जो चीफ विप भी हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के MLA हैं, वहाँ पर वो हमारी नुमाइंदा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे मौजूदा हालात और ये जो फ़ोटो डिप्लोमेसी और फोटोग्राफों पर जो सिलसिला चला है, जो हम थोड़ी देर पहले अयाज अकबर साहब भी बता रहे थे कि जनाब ज़रूरत तो थी नहीं, अगर नहीं भी करते तो कोई मजबूरी नहीं थी, प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन किया है तो शायद लोग इसका रिजनमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इन तमाम कंट्रोवर्सियों के बीच आज की हिकमत अमली को किस तरीके से देख रही है, ज़रा फटाफट से निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को पहले सुन लेते हैं जी।
इस समय हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए निजामुद्दीन भट्टी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सोशल मीडिया पे फोटोज काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला के और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के, किस तरीके से देखते हैं टुलिप गार्डन की? क्या हम मुल्क से अलग हैं? कुछ हमारे अपने यूनियन गवर्नमेंट से हजार इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट इज यूनियन गवर्नमेंट। वहां से कोई मंत्री आएगा और यहाँ चीफ मिनिस्टर उसके साथ बातचीत नहीं करेगा या उनको रिसीव नहीं करेगा, प्रोटोकॉल एक्सटेंड नहीं करेगा, तो क्या करेगा? ये कौन लोग हैं जो वो सिस्टम से नावाकिफ हैं, स्टेट क्राफ्ट से नावाकिफ हैं और प्रोप्राइटी से नावाकिफ हैं? उन लोगों को जरा देखना चाहिए ना कि हाउ डू गवर्नमेंट्स वर्क एंड हाउ डज सिस्टम वर्क। आक्रोश और गुस्सा काफी ज्यादा दिखाया जा रहा है विरोधियों की तरफ से। विरोधियों को तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन विरोधी वो उतने ही हैं जितने बोलते हैं। हाउ मेनी टेकर्स आर फॉर दिस? इतने लोग बेवकूफ नहीं है, वो नहीं समझते हैं कि दिल्ली से ताल्लुक है, हम मुल्क का हिस्सा है, और जो भी गवर्नमेंट होगी या जो भी गवर्नमेंट कभी भी थी पिछली दहाइयों में, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट या आज की यूटी गवर्नमेंट उनके साथ कार्डियल रिलेशन इस हद तक तो रखेगी ना, इख्तिलाफात के बावजूद की प्रोटोकॉल पे या प्रोप्राइटी पे या इथिक्स पे। कोई किसी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोहरा चेहरा जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। कहाँ से हो गया दोहरा? आई एम नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन, मैं स्पोक्समैन उनका नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, जो रियलिटी होती है, उसको बयान करना इंसानी फर्ज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहाँ आया दोहरा में यार? वो तो बीजेपी के साथ इतना लड़ रहे हैं और बीजेपी इतना उनके साथ लड़ रही है, स्टेट पे वो इतना कर रहे हैं, वो एक इंच भी नहीं मानते हैं अभी भी। तो इख्तिलाफात वहाँ है तो दोहरा में हर कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया पे फोटोज काफी ज्यादा। विक्रम रंधावा को भी सुन लेते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। उन्होंने किस तरीके से इस तमाम हालात को देखा, क्योंकि कल महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सजाद लोन का ट्वीट आ गया, दीगर लीडर्स का बयान आया और सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें रखी जा रही है। और एयाज अकबर साहब कह रहे थे कि जनाब ये तो ज़रूरी नहीं था कि प्रोटोकॉल जो है वो परसों वाला फंक्शन था जहां पर वज़ीर आला साहब गए, उनको इज़्ज़त अफजाई की, उनकी फंक्शन में गए, अपनी बात रखी, स्टेट के लिए पैसा मांगा, ये एक सेट नॉर्म था। बाद में जो तस्वीरें आई शायद वो ज़रूरी नहीं था, शायद वो आउट ऑफ सिलेबस चला गया जिसकी वजह से इतना हंगामा। लेकिन विक्रम रंधावा साहब जो लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब ऑल इज़ वेल है, इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से एमएलए विक्रम रंधावा इस समय हमारे साथ मौजूद है। आज का बजट सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, 2 बिल यहाँ पर जो है वो पेश होने वाले हैं। क्या बजट सत्र चलेगा? क्योंकि कल एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला, उसी प्रकार से आज भी होगा, क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो सत्र को चलना चाहिए, ठीक से सुचारू ढंग से चलने देना चाहिए। जिन इश्यूज को लेकर ये हाउस में डिस्कशन कर रहे हैं, वो इशू यहाँ पे विचाराधीन आ ही नहीं सकता है। कल इन्हीं की पार्टी के स्पीकर साहब ने इनको बड़ा स्पष्ट भी किया, 1.5-2 घंटे इन लोगों ने उनके चैम्बर में जाके माथापच्ची भी की, चाय भी पी, कॉफी भी की, ब्रेड टोस्ट भी इन्होंने खाए हैं। तो मुझे लगता है कि वो चाय, कॉफी और ब्रेड टोस्ट में ये इशू डिस्कस करना भूल गए और लगता है कि हाउस के अंदर ही शोर करके तो बाहर बताना चाहते हैं, खास करके हमारे कश्मीर सेंट्रिक वोटर्स को, कि हमने इस बात को टेकअप किया है। जबकि आम नागरिक भी ये बात मानता है कि जो पार्लियामेंट में पास हो गया, जो कानून बन चुका है और अब वो मैटर सब्सिडाइज भी हो गया है, वो कहीं पर भी विचाराधीन नहीं आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये ठीक ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, जब वो ब्लैक फ्लैग्स, वो काली पट्टियां जो है वो लहराई गई असेंबली में और वो स्पीकर के खिलाफ ही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्पीकर का है, किस तरीके से देखते ये बदकिस्मती है हाउस की कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है स्पीकर के खिलाफ आवाज उठा रही है। मुझे लगता है इनको स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। अगर उनकी कार्यप्रणाली पे इनको विश्वास नहीं है तो ये स्पीकर महोदय के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। देखते हैं अपोजिशन का क्या रुख रहता है, पर मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ होगा कि सरकार ने अपने ही स्पीकर का विरोध किया है। अपोजिशन करती है, ये देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन सरकार पहली बार अपने स्पीकर के खिलाफ बोल रही है। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, सोशल मीडिया पे फोटोज काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला के और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के, किस तरीके से देखते हैं? विरोधी आपत्ति करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, आक्रोश करते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोहरा यहाँ पर चेहरा जो है वो नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उमर अब्दुल्ला बतौर चीफ मिनिस्टर को नहीं देखना चाहिए। हमें ध्यान में ये भी रखना होगा कि वो हमारी यूटी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारत की सोवरेनिटी की शपथ उठाई है। केंद्र सरकार के मंत्री आए हों तो एक प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का बनता है कि वो उनको कंपनी करे। जिस प्रोग्राम में थे वो भी गए। अब ट्यूलिप गार्डन सबके लिए है,
तो उन फूलों की खुशबू केंद्र के मंत्री ने भी लेनी थी और मुख्यमंत्री के साथ ले ली, तो क्या गलत कर दिया? ये तो छोटी राजनीति, छोटी सोच के लोग जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर बवाल और कम्युनल हरकतें होती रहे, कम्युनल राइट्स होते रहे। कोई कल अपने घर में बैठ के भी बयान दे रहे थे, सो कॉल्ड हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, कि हमें तो बड़ी पीड़ा हो रही है कि ट्यूलिप गार्डन में मुख्यमंत्री गए। अरे दबीवाद में आप भी तो जाते हो, चोरी तो आप भी गए होंगे। वो तो मुझे लगता है कि बतौर चीफ मिनिस्टर केंद्र सरकार के मंत्री को एक प्रोटोकॉल देने के लिए गए। किरण मैं तो रिजिजू ने उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। उन्होंने किरण रिजिजू ने एक ट्वीट भी किया कि सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मिलकर बहुत खुशी हुई टुलिप गार्डन में। ये बहुत अच्छी बात है, ये वेलकम किया, तो मुझे लगता है कि सबको वेलकम करना चाहिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को यहाँ पर थम बीटिंग करके यहाँ पर हाउस के अंदर बताना चाहिए कि वी आर थैंकफुल टू अवर चीफ मिनिस्टर, कि कल वो केंद्र सरकार के मंत्री जिन्होंने वक्फ एक्ट को लोकसभा में लाया, उनके साथ ट्यूलिप गार्डन की सैर की। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आज बजट सत्र पर हर किसी की निगाहें, क्या होगा बजट सत्र में, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला। 2 बार जो है वो असेंबली को स्थगित भी किया गया और साथ ही साथ आज 2 बिल जो है वो पेश हुए। चलिए जनाब, ये तो था मामला असेंबली के अंदर। 10 मिनट के बाद कार्रवाई शुरू होगी तो आपको जरूर हम वहां पर भी लिए चलेंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया जी आपके साथ गुफ्तगू का। आपका वक्त बिल्कुल हम जाया नहीं करेंगे। 9:50 का वक्त हो चला है, यानी आपकी और हमारे बीच जो बातचीत होनी है, हुकूमती इदारों तक जो बात पहुंचानी है, आपके मसाइल पर गुफ्तगू करनी है, जो कुछ असेंबली के अंदर चल रहा है उस पर भी अगर आप बात रखना चाहते हैं तो जरा लिमिटेशन और दायरे में ही बात रखिएगा। कोई इस तरीके की बात ना करे जिससे मेरे लिए भी और आपके लिए भी बाद में दर्द सर बन जाए। चलिए जनाब, फिलहाल जरा कॉलर्स की ओर चलते हैं। अब जब आप और हम बात करें तो 2 चीज़ों का ख्याल, टीवी की ऑडियो उन लोगों ने बंद करनी है जिन्होंने हमारे साथ फोन लाइन पर बात करनी है, बाकी सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जी। पहले कॉलर हमारे साथ है, फटाफट से इनको ज्वाइन करवाते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक पे असल पे सेहत हो ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। मे बासान वह जम्मू कश्मीर डोखा मे बासान तह सिवा कहें तह वो मे पत्म फिर सोजो टीम कह नफर बस इंतजार मगर आव न कहें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मुझे जनाब जहन में आ गया जी ये कॉल कहाँ से है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज या कल तक ये मामला किसी तरीके से हल हो सके। बहुत शुक्रिया जी आपका बहन कॉल करने के लिए। मैं ज़रूर आज या कल किसी न किसी को भेजने की कोशिश करता हूँ जी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जनाब ठीक दुआ बिजली बोर्ड तम मीटर बस अहन हज तथ पे तम लग बिजली मीटर वक्त तम पे बिल ठीक क्या ये सच पूर करान कि लोग परेशान गए दफ्तर तम वन जाकर सेंटर तम वन हम वन मेहरबानी कर बिजली बिलन कर मीटर दीता सेटिस्फाई कर मीटर थवान पोलस पर मैसेज चलान क्या चलान ठोसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है ये जो मुसलसल सामने आ रहा है। लेटेस्ट होप्स हो कि ये मसला किसी तरीके से हल हो। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जमालुद्दीन बोल रहा हूँ पुंछ से। जी जमाल साहब, मेरी अर्ज ये है, ये वक्फ बिल बोर्ड जो है, ये बिल तो पास हो गया जी। अब गरीबों का बहुत भला होगा, लेकिन बात यह है ये जो जमीन औकाफ की जो है जिन लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ, ये सियासी रसूख वाले लोग हैं जी। क्या इस पर कार्रवाई होगी? और ये जो है, ये जो एक बात है कि गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होना वाला कुछ भी नहीं, मिल बांट कर खाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जमाल साहब कॉल करने के लिए। लेटेस्ट होप्स हो कि जिस रूह के साथ बिल को लाया गया वो रूह अगर पूरी होती है तो लेटेस्ट होप्स हो कि वो सही चीज़ें भी हों। फटाफट से जरा आगे चलते हैं जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो अपना नाम बताइए और कहां से हैं आप? चलिए, ड्रॉप करिएगा। फटाफट से कॉलर दे देंगे। बस 2 दरख्वास्त है आपके साथ है जी। हेलो
वालेकुम अस्सलाम। मैं अनंतनाग से बोल रहा हूँ। वनियो मज नाव वनियो पनुन। अब्दुर्रहमान जब क्या कोटन में से बच्चों पोल तुम सिमट पोल हस। आनस। जब गए तुम ब्याह पत्ता शिस्तर पोल मर्जिन हम तुलने प्रेन थोड़। अब और चीज़ हम मुश्किल पकना वो यार पकना वाक्य। ये कतन छुट्टी एग्जैक्ट बना ये पोल है डालना में। हाँ जब का खाने तो प्रेन पोल अगर तुम प्रेन नहीं लगे प्रेन का खाने। आनस। यम कच्चिक नई पोल कच्चिक लग में अनंतनाग का तलाक संदर। सरनल। अच्छा सरनल पे छुट्टी वनान कि असे लगे नई पोल नई स्कीम तहत प्रेन पोल रूद यदि तिमज गस वथिन तो जुदन सड़क ति गसा बड़ पकनस गसा आराम। शुक्रिया। चलो सरा शुक्रिया कॉल करने बाबत, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जी। अच्छा पिछले 2-3 दिन देख रहे हैं कि पीडीडी को लेकर बड़े कॉल्स आ रहे हैं कि जनाब बिलिंग प्रॉपर हो, लाइनें हमारी सही तरीके से चले, ट्रांसफर जो अपने हमारे मीटर लगाए इनको एक्टिवेट करें। एक पॉजिटिव चेंज और ट्रांसफॉर्मिंग चेंज है ये जम्मू कश्मीर से जो इस वक्त देखने को मिल रही है। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बुचुस हाउसिंग कॉलोनी इलाहाबाद पे अहनस शहजाद पार्क फर्स्ट क्लास मगर मेंटेनेंस कहें को DC सोबस अप्रोच तम गो कंसर्न डिपार्टमेंटन म्यूनिसिपलिटी मटी हवान हाउसिंग बोर्ड मटी हवान फ्लोरिकल्चर मटी हवान इरविन पार्क सारे यूत पोस गवर्नमेंटन लोगमुत तो मगर यह जाय सोरे बिल्कुल ये सिर्फ पुंछत इलाकस डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर यमन ये जिम्मेदारी और फिर यम इदार अत मुंसलिक थवित कर बनावे क्लब कर सारी डिपार्टमेंट पत यह गए सेंट्रलाइज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेयर पर लेकिन हर जाय तबाही। इकबाल पार्क पे कर तो शुरू शहरस अंदर नमूना बनोत बादम वार तम गो बैंकस तम कुछ सात सो बड़ बेहतर मान वार वार सो तबाह ग और सूरत हाल कि शहर स्तन या आस अंद पत इलाक कुन जाए हेकान मेंटेन कर और अत बदल रेवन्यू ठीक ठाक तम कमावान ति बाकियन जायों पे, लेकिन तुज कथ सही कि अख मुनज़म तरीक गोस आसुन लकट लकट पैच एंड पार्क अगर यम खूबसूरत बनान तो शहर के लुकन ते मिलिया थोड़ा सा राहत थोड़ा सा आराम। सड़ा शुक्रिया। इंशाल्लाह करो अस कोशिश कि डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर और यम अत जिम्मेदार तिमन ताम गसी शिकायत तुज वातन। चलिए जनाब एक और कॉलर दे दीजिएगा जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खबर साहब मुबारक सो तुम वारगाह माह मुबारक तो सड़ा शुक्रिया क्या इस नूर रमजान प्रोग्राम गो तम सुधार इंशाअल्लाह रहमान मुस्लिम तम सुधार बुझ अहनस वो जमनी मेन अर्ज मेन गुजारिश अगर रोजान तो चालू अकिस अकिस आयस गए तर्जम इंशाअल्लाह मे ये मैटर टेकअप कोर्मुत कैंसन एलिमन से मे उम्मीद कि सठा जल्द गए सिलसिल शुरू और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चल वारिया जल्द और कोशिश करान कि हज तु इंशाअल्लाह तथ अंदर तिमन हाजी साहबन गसन तरबियत प्रोग्राम तह शुरू इंशाअल्लाह सह चल 5-6 दोन कंटिन्यू युत जन सान हाजी साहबान तक राहत मिल तम ऑलरेडी तैयार और ये मजीद गसान तिमन सह रिविजन और तिमन मिल राहत इंशाअल्लाह मे जहनस अंदर तुम करियो दुआ अल्लाह ताला खुलियन वात तमिच तो सठा जल्द दिमो सो प्रोग्राम है। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है कि एक रिटायर्ड JKAS अफसर को महकमे सयाहत में कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है। ये बड़ा फैसला है और फिलहाल 1 साल की मुद्दत के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था, लेकिन सवाल यह है कि 2015 में हुकूमत ने दोबारा मुलाजमत पर पाबंदी आयद की थी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से आज ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यह 4/4/2025 को ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिसमें एक सीनियर IAS ऑफिसर रिटायर को कंसल्टेंट तैनात कर दिया गया है जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट में और सैंक्शन बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई है एक सीनियर अफसर को कंसल्टेंट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट में और यह कंसल्टेशन 1 साल के लिए होगी और इस ज़िमन में तमाम तर CSR और दीगर जो लवाजमात है वो टर्म 259 के तहत तय कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया कि यह कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक से लेकर वज़ीर आला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के जो अफसर हैं उनकी तरफ से और फिर वज़ीर आला का दफ्तर और दीगर लोगों को इसमें लूप में रखा गया था। लेकिन सवाल यही है कि यह कहा गया था कि जनाब रिटायरमेंट के बाद किसी को भी सौगात नहीं मिलेगी और दोबारा से नई पोजीशनों पर रखा जाएगा और उमर अब्दुल्ला साहब असेंबली इलेक्शन से पहले भी इस पूरे मामले
पर काफ़ी ज़्यादा वोकल थे, लेकिन अचानक से ऑर्डर सामने आया है और महकमा सयाहत के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक रिटायर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को कंसल्टेंट तैनात कर दिया गया है और 2015 का वो ऑर्डर जिसमें बैन इंपोज किया गया था री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर ऑफिसर्स, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी यहां पर होते हुए नजर आ रही है। ये हंगामा थोड़ी देर में आप असेंबली में भी देखेंगे, क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल वायरल हो गया है और थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर सामने आ चुका है, जिसमें एक सीनियर IAS अफसर को दोबारा लगाया गया है और 2015 के ऑर्डर की वायलेशन मानी जा रही है और ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया का ऑर्डर आपके टीवी चैनल पर इस वक्त सामने है। चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का आज का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार खबर भी होगी और आपको थोड़ी देर के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली भी लिए चलेंगे, जहां पर देखना है कि अहम तरीन मौज़ूआत आज ऐवान के सामने है। हंगामा होगा या ऐवान में बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद